स्वागत है आप सभी का एशियाज़ टाइम कैप्सूल में। मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं एशियाज़ टाइम कैप्सूल। तो आज हम बात करेंगे पर्शियन गल्फ वार के बाद क्या हुआ था। हम जानेंगे कि इराक का क्या हुआ, सद्दाम हुसैन का क्या हुआ। तो शुरू करते हैं। अब इराक एक सुंदर देश, देखिए इसमें इराक इतना सुंदर देश था, अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। पूरी तरह से बर्बाद। 41 दिन बम गिरने के बाद भी ये देश मिसाइलों और गाइडेड मिसाइलों से, एयरक्राफ्टों से हमलों के बाद पूरी तरह से अपनी 28 फरवरी तक इराक सरेंडर कर चुका था। शांति प्रस्ताव यह था कि तुम मानोगे कि इराक मानेगा कि कोई गलत देश है और तुम्हारे पास जितने भी न्यूक्लियर केमिकल मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है वो तुम अपना सारा बर्बाद कर दोगे, सारा खाक में मिला दोगे उसे। 150 किलोमीटर से ज़्यादा के बम तुम नहीं बनाओगे और तुम कभी भी इस सेक्शन से, इन सैंक्शंस हम तुम्हारे ऊपर, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर ये सैंक्शंस लगा रहे हैं कि तुमसे कोई भी हथियार, तुमसे कोई नहीं, तुम कहीं से हथियार नहीं खरीदोगे, तुम कहीं से, तुम हमेशा अपनी हथियारों की जांच कराते रहोगे। और कुवैत से जाते समय इराकी सैनिकों ने कुवैत के 900 से ज़्यादा तेल के कुओं को जला दिया था। तो इसमें से बहुत सारे जहरीली गैसें निकली थी। इसमें से था हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत तरह की जहरीली गैसें फैल गई थी वहाँ पे, वहाँ के पूरे आसपास के रीजन में। और वहाँ की हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब हो गई। हवा की गुणवत्ता की खराब होने की वजह का कारण था कि जो ऑयल, जो जला हुआ था वहाँ पे, जो तेल जले थे उसमें से बहुत सारे कच्चे तेल भी थे, कुछ रिफाइंड भी थे, और वो सब जला दिए गए थे। तो हवा की गुणवत्ता का खराब होना लाजमी था। अब वहाँ पे तरह तरह की बीमारियां शुरू होने लगी। बाद में अमेरिका ने माना, बाद में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मान लिया कि हाँ ये बीमारी हो रही है, और ये, इस बीमारी का नाम है एंटीक्लोनिन एस्टोरेसिस। ये केमिकल वेपन यूज हुआ था उसमें, तो उसके वजह से ये हुआ था वहाँ के सैनिकों में बीमारी। अब इराक अपने रेगुलर वेपन मास जो वे, अब इराक अपने रेगुलर वेपन ऑफ मास इंस्पेक्शन से मुँह कर रहा था। 1998 की बात है ये। तो यह देखकर यूनाइटेड नेशन ने इन पर और कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, जैसे कि इनसे तेल ना खरीदना, यहाँ से आयात बंद कर देना, उस देश से आना जाना, ये सब इन्होंने वो सब बंद कर दिया था। अब धीरे धीरे साफ साफ बना कह दिया कि कोई भी वेपन का और कोई भी वेपन इंस्पेक्शन नहीं होगा पूरे इराक में। कहीं भी अगर कोई भी वेपन बन रहा है तो हम उसका इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे, साफ साफ उसने मना कर दिया। ठीक, ये करने के बाद अचानक से अब अमेरिका में चुनाव आने थे। चुनाव जीता 2001 में जॉर्ज वॉकर बुश ने। ठीक, उसका वो प्रेसिडेंट बने। उनके प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही महीने बाद 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है, जिसमें एक जहाज़ पूरे न्यूयॉर्क वाशिंगटन को घूमते हुए आके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ही अपना निशाना बनाता है। उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट और अमेरिका के सभी मिलिट्री NSS की मीटिंग होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि वहाँ पे जो कोलैप्स हुआ है, जितने भी लोगों की जानें गई हैं उनके बारे में बातचीत होती है पहले। उसके बाद इन लोगों ने शुरू किया कि ये था कौन, ये जहाज़ आया कहाँ से था और इसको चला कौन रहा था, इसकी पहचान कराना शुरू कर दिया गया था। तो इस पे इन्होंने संदेह के हिसाब से इराक को लिया, और इराक को इन्होंने पहले तो बर्बाद किया ही था। अब इसमें एक और अब इसमें एक और नया चीज़ ये जुड़ गया था कि इन्होंने कहा कि इसमें अलकायदा का हाथ है, जो खुद प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉकर बुश ने खुद कहा था, कि एडमिट किया उन्होंने कि इराक ने मदद की है अलकायदा की कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करे, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। बाद में ये रिपोर्ट आई थी, मैं इसको आपको आगे दिखाऊं कि ये कैसे हुआ था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला। तो इन्होंने फिर से ये कह दिया कि सद्दाम, या तो तुम कुर्सी छोड़ दो,
24 48 घंटे का समय दिया गया ये सद्दाम हुसैन को कि तुम प्रेसिडेंट पद से हट जाओ और सरेंडर कर दो खुद को, अब वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इन्होंने ये कह दिया 2003 में। 2003 तक इन्होंने पूरा पता लगा लिया था। उसके बाद इन्होंने 2003 में अपने पूरे सैनिकों को वहाँ भेजना शुरू किया। अब इसके बाद इराक में वॉर शुरू हो गया फिर से। अमेरिका ने सद्दाम को अल्टीमेटम दे दिया था। अब सद्दाम और अमेरिका, यानी कि इराक और अमेरिका दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे। होने लगी थी। अमेरिकी सैनिक अब धीरे धीरे इराक में घुस रहे थे और ये अधिकतर ये जा रहे थे नदी के किनारे। टिग्रिस रिवर है टिग्रिस रिवर है इराक में, बहुत प्यारी सुंदर नदी है वहाँ की। जैसे टिग्रिस रिवर के किनारे पे ही बगदाद बसा हुआ है। जैसे अपने यहाँ यमुना के किनारे दिल्ली है, वैसे ही वहाँ पे टिग्रिस नदी के किनारे है आपका बगदाद। तो उस अगले ही कुछ ही दिनों में अमेरिका के सैनिकों ने बसरा जैसे कई महत्वपूर्ण, जैसे बगदाद, बसरा, किरकुक, इन सभी जगहों पे अपना कैप्चर कर लिया था उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे अब ये गोरिल्ला वॉरफेयर बदलने लगा था। ये पूरा युद्ध ही गोरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स में शुरू हो गया और वहाँ से बाथियस्ट पार्टी यानी सद्दाम हुसैन की पार्टी का रूल ख़त्म हो चुका था। अब सद्दाम हुसैन और उसके साथ साथ सभी जितने भी उसके बड़े लीडर थे, या तो वो मारे जा चुके थे या फिर उन्होंने अपना वो हाइड आउट में चले गए थे, वो छुप गए थे। जैसे सद्दाम हुसैन भी उसी टाइम छुप गया था। और पूरी ये वॉर चली, बहुत लंबे अरसे तक चली ये गोरिल्ला वॉरफेयर। उसके बाद वहाँ बहुत सारे धीरे धीरे वहाँ पे अमेरिका के मरने वाले सैनिकों की संख्या कुछ ज़्यादा होने लगी थी। 1000 से ज़्यादा सैनिक वहाँ पे मारे जा चुके थे अमेरिका के। और ये वॉर और लंबी खिंचती जा रही थी। तो अमेरिका ने अब वहाँ पे अपना और सुरक्षा तगड़ा करने के लिए, सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना एक नया पैंतरा ये चला कि कहा कि अब हम 20,000 सैनिकों को और डिप्लॉय करेंगे। तो जो लोग शुरू में इस वॉर के समर्थन में थे, वो लोग भी इसका विरोध करना शुरू कर चुके थे और पूरे विश्व भर में इस युद्ध की निंदा हुई। क्योंकि इसका कारण ये था कि कहीं भी सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी और अलकायदा का लिंक नहीं मिला। और ये एक चुनावी मुद्दा बना इस प्रेसिडेंट इलेक्शन में 2006 में। फिर भी जॉर्ज वॉकर बुश जीत चुके थे, प्रेसिडेंसी उन्होंने जीत ली थी। दिसंबर 13 को सद्दाम हुसैन पकड़ा जाता है। दिसंबर 13, 2003 को सद्दाम हुसैन पकड़ा जाता है अपने बेटे उदय और कुसै हुसैन के साथ, जो कि छिपा था। उसका हाइड आउट मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा, देखिए यहाँ पे, यह है इसका हाइड आउट पूरा। और उसके बाद इसकी पूरी चेकअप होती है, इसका पूरा जांच होता है और इसके हाइड आउट का। और उसके बाद 2006 में इसको फांसी होती है और बाद में इसके लोग ही इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। 2006 से पहले जब वो पकड़ा जाता है और 2006 में जब वो मरता है, उससे पहले ही 2003 में जब वो पकड़ा जाता है दिसंबर में, तब से लेके उसके मतलब उसने जितने अपने काम किए थे अपने शासन में, उन सबको उनके ही लोगों ने उसे जलाना शुरू कर दिया, उसके मोनूमेंट से। मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ, देखो आप कैसे लोग वहाँ के खुद उसी के मूर्तियों को जला रहे हैं। और बाद में ये सब गिरा दिया जाता है अमेरिकी सैनिकों के द्वारा। अमेरिकी सैनिक सबको गिरा उरा के चले जाते हैं। जब और फिर से ये निकलते हैं 2011 में, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनते हैं तब। तो ये इसमें अमेरिका बिना समझे और बिना जाने, बिना आइडेंटिफाई किए इराक पर इस तरह हाथी की तरह मारने चला था कि मतलब पागल हाथी की तरह, कि जैसे उसे कि एकदम पूरा विश्वास था कि ये काम सारा इराक ने कराया, जबकि इराक ने कराया नहीं था। कोई भी लिंक अलकायदा का और इराक की बाथ पार्टी का नहीं मिला था उसमें। और इन्होंने हज़ारों सिविलियंस की जान ली थी वहाँ पे। ठीक है, सर। बाद में इस पे सद्दाम हुसैन पे
कोर्ट में केस चलता है, कोर्ट में केस हार जाता है, उसके बाद इसको फांसी होती है वहाँ पे, और धीरे धीरे अब कंट्री को स्टेबलाइज करने का काम शुरू होता है। कंट्री धीरे धीरे 2011 तक स्टेबलाइज होती है। बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के 2011 में। तक इन लोगों ने वहाँ से, इराक से अपने सैनिकों को निकाल लिया था, और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला था वो जिसने कराया था वो अभी भी छिपा हुआ था, और वो था पाकिस्तान में। नाम था उसका ओसामा बिन लादेन। थैंक यू।